हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 15 मार्च और 16 मार्च 2021 से संबंधित करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी लर्निंग बुक की फैमिली को बढ़ाने में हमारी मदद करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और जो हमारे अपने पहले के व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, जिससे अपनी फैमिली अधिक से अधिक बड़ी हो सके। और अपनी फैमिली जितनी ही बड़ी होगी हम आपके लिए उतना ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? देखो, बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा जिसमें कि न्यूजीलैंड सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण से संबंधित काम करेगा, वो भी कोविड-19 से रिलेटेड। अभी के लिए ये क्लिनिक इसी तरीके से ओपन की गई है। न्यूजीलैंड ये वही कंट्री है जब पूरे विश्व में कोविड-19 के केसेस कम मिलना अपनी पीक पे था। ये जून जुलाई की बात होगी, तब न्यूजीलैंड ने खुद को कोविड-19 फ्री घोषित किया था। और डब्ल्यूएचओ ने भी उस समय न्यूजीलैंड के मैनेजमेंट को, जो कोविड-19 को लेकर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट किया था, उसकी तारीफ भी करी थी। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम है जेसिंदा आर्नल्ड। ऑप्शन सी यहाँ का करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? देखो, सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या है ये ई इनवॉइस, फिर इसको क्वेश्चन को समझ में आएगा। देखो कि कोई कंपनी है, आप एज्यूम कर लो कि मारुति है। अब मारुति को अपना कार बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंपनियों से लेने पड़ते हैं। जैसे कि मारुति एमआरएफ का टायर खरीदेगा तो वो कार मैन्युफैक्चरिंग में उसका यूज़ करके उसके टायर, मतलब कि अपनी जो कार बनाएगा उसके टायर में एमआरएफ का टायर लगाएगा। अब मारुति जब एमआरएफ का टायर खरीदेगा तो पहले तो ये समझ लो इनवॉइस मीन्स बिल होता है। तो अब मारुति ने क्या किया है, एमआरएफ कंपनी से टायर को ख़रीदा। एमआरएफ कंपनी से टायर को ख़रीदने पे मारुति ने जितने का टायर ख़रीदा उसके लिए उसको बिल लेना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक ई इनवॉइस, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करने की बात कर रही है, और इसके लिए इसने सीमा को घटाते हुए 50 करोड़ रुपए कर दिया है। सबसे पहले तो ये समझ लो, ई इनवॉइस ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफ़र का मामला है। मतलब इसमें अभी हम लोग इंक्लूड नहीं किए गए हैं, मतलब कस्टमर्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफ़र का मामला मतलब कि अब मारुति ने एमआरएफ से ख़रीदा टायर, तो एमआरएफ भी कंपनी और मारुति भी कंपनी। मारुति ने उस टायर को अपने जो उसकी कारें बनती हैं उसमें लगा के सेल आउट किया, एमआरएफ ने मारुति को बेचा, तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांसफ़र हुआ। तो बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांसफ़र के लिए बिलिंग का जो सिस्टम है उसको ई इनवॉइस बोलेंगे, और इसी के लिए सीमा को घटाते हुए सरकार ने अब 50 करोड़ कर दिया है। देखो, शुरुआत में ये 500 करोड़ था, फिर गवर्नमेंट ने इसको घटा के 100 करोड़ किया, फिर 50 करोड़ किया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फ्रॉड कम होंगे, टैक्स को लेके टैक्स का रेवेन्यू जनरेट होगा, और इससे क्या है कि रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है किस कंपनी ने किस कंपनी से कितना आइटम खरीदा है, कितने माल को परचेज़ किया है और उससे कितना बिजनेस किया है। इन सब की ट्रांसपेरेंसी के लिए ही जीएसटी में एक नया टर्म, एक नया सिस्टम को इंक्लूड किया गया है जिसको बोलते हैं ई इनवॉइस। हालांकि ये सिस्टम पहले ही था, अभी नया नहीं इंक्लूड किया गया है। ये जीएसटी में ई इनवॉइस सिस्टम एकदम शुरुआत से ही था। इसका जो लिमिट था उसको अभी कम कर दिया गया है। अब इसको 100 करोड़ से घटा के 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और रियल टाइम ट्रैक से ये पता चल जाएगा कि इस इनवॉइस नंबर में क्या क्या आइटम को परचेज़ किया गया है और किस कंपनी ने परचेज़ किया है और किस कंपनी ने इसको सेल आउट किया है। तो पहले ये 500 करोड़ था, फिर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ किया, अभी ये 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपए करने की घोषणा सरकार द्वारा की जा चुकी है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाइब्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा? देखिए, अभी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 15-16 मार्च का,
और उस टाइम ये क्वेश्चन था कि 19 मार्च को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाने वाला अभिनेता का नाम पूछा गया है। तो ये अमिताभ बच्चन थे। देखो पीडीएफ ये पहले से रेडी थी और मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको वो लगेगा। तो आप समझ लो कि 15-16 का है, तो 19 मार्च में ये न्यूज़, मतलब 15-16 मार्च में ये न्यूज़ में आया था कि अमिताभ बच्चन जी को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा 19 मार्च को। तो उस टाइम ये पीडीएफ बनाया जा चुका था, तो अभी ये थोड़ा लेट है, तो इस वजह से आप इसको एडजस्ट करोगे। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और FIAF इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? देखो बांग्लादेश 1977 से ही स्वाधीनता पुरस्कार प्रदान करता है और अभी हाल ही में उसने अपने इस स्वाधीनता पुरस्कार की घोषणा की। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ ये भी बनाया जा सकता है कि स्वाधीनता पुरस्कार किस देश से संबंधित है, लेकिन उससे क्या होगा, फिर याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा लंबा किया गया कि स्वाधीनता पुरस्कार 2021 में प्रसिद्ध हस्तियों और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। ये बांग्लादेश के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो करेंसी है वो टका है और शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। देखो स्वाधीनता पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है बांग्लादेश के द्वारा, 1 स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नगद दिया जाता है इस दौरान, जिसे भी स्वाधीनता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और स्वाधीनता पुरस्कार 2021 में 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ऐसा घोषणा की गई है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन है और इन्हें ग्लेनमार्क फार्मा द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ग्लेनमार्क फार्मा ये मेडिसिन की कंपनी है, आप नाम से ही इसको समझ ले रहे होगे। और किस किस कंपनी के हैं ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा? सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। एडिडास जो शूज़ बनाने वाली कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी रोहित शर्मा है। देखो एक कंपनी के कई सारे ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ड्रीम 11 के भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। रसना के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। IIFL फाइनेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है और अभी उन्हें ग्लेनमार्क फार्मा द्वारा भी अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। बात कर लेते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली किस किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं? ग्रेट लर्निंग ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ब्लू स्टार जो एयर कंडीशन बनाने वाली कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों हिमालयन कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर। हिमालयन कंपनी वही जो आयुर्वेदिक ड्रग्स बनाने का काम करती है। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हैं। और मान्यवर के भी दोनों हैं, विराट और अनुष्का दोनों ही मान्यवर के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। गूगल डियो जो कि वीडियो कॉलिंग ऐप है गूगल का, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। अमेज बैटरीज़ जो इन्वर्टर की बैटरीज आती हैं अमेज की, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं और हीरो मोटो कॉर्प के भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? देखो भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण का मतलब ये हुआ कि जो लैंड का जो डेटा है ये किसके नाम से है, कितनी ज़मीन है और कितना एरिया है, ये सब का डिजिटलकरण करना का काम प्रत्येक राज्यों द्वारा किया जा रहा है। अब किस राज्य द्वारा कितना अधिक डेटा कितने जल्दी किया गया और कितने फेयर तरीके से किया गया, इसके लिए ही ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये पुरस्कार दिया जाता है
NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। इसमें पहला पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश को, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पुरस्कार वेस्ट बंगाल को, तीसरा ओडिशा को, चौथा महाराष्ट्र को और पांचवा पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु को। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लैंड का डिजिटलाइजेशन करने का जो उनका तरीका है वो काफ़ी फेयर है और काफ़ी जल्दी जल्दी वो डिजिटलीकरण कर रहे हैं। देखो डिजिटलाइजेशन का अभी पिछले 2-3 सालों से ही मतलब अपने उस पे आ रहा है। तो क्या है कि गवर्नमेंट सारे जो पुराने डेटा हैं, जो फाइल्स हैं, जो पेपर वर्क किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में डेटा सेव हैं, उनको डिजिटल करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो उसी में जो भूमि रिकॉर्ड है यानी कि जो लैंड है उसके डिजिटलीकरण के लिए ये सारी प्रोसेस भी की जा रही है। तो उसी से संबंधित भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण से संबंधित ही शीर्ष स्थान दिया गया है मध्य प्रदेश को। इससे होगा क्या कि आप देखते होंगे कि ज़मीनों को लेके काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो कम होगा इससे। अगर लैंड का पूरा डेटा डिजिटल है तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि ये लैंड किसका है। और क्योंकि देखो जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी बार क्या होते हैं कि मिट जाते हैं, इरेज हो जाते हैं धीरे धीरे करके, करीब 25 साल, 50 साल, 70 साल बाद। तो वहाँ पे फिर लैंड रिकॉर्ड को ढूंढने में गवर्नमेंट को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए ये डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है भूमि का जो रिकॉर्ड है उसका भी। और देख लो अब जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो जो कोर्ट के ऊपर बर्डन पड़ता है वो भी कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे ही इसको शार्ट आउट किया जा सकेगा जो ज़मीन से संबंधित झगड़े होंगे उसको। इन्हीं सब को देखते हुए भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है हमारे इंडिया में। और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहला स्थान है भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में मध्य प्रदेश का। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत के लिए बीमा कानून 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी? देखो 1938 में जो बीमा कानून था उसमें ये था कि कोई भी बीमा कंपनी 49% से अधिक का FDI मतलब फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको नहीं कर सकती है अपने में। लेकिन अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें बीमा कंपनी का जो FDI है उसे बढ़ा के 74% कर दिया गया है। तो इसके लिए उस कानून में संशोधन करना था, तो अभी उस कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ा के 74% अब कर दिया गया है, जैसा कि बजट में घोषणा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टूरिज्म सेक्टर में भारत में 100% FDI को अलाउ किया गया है। टूरिज्म में 100% है और बीमा सेक्टर में 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों एवं सहायता हेतु हाल ही में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। देखो 139 ये काफ़ी पहले से रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन इस पर सिर्फ और सिर्फ पूछताछ होती थी कि टिकट कन्फर्मेशन से रिलेटेड पूछताछ या फिर ट्रेन के आवागमन से रिलेटेड पूछताछ। लेकिन अब इस पर कोई भी शिकायत भी दर्ज करा सकता है और किसी भी प्रकार का प्रश्न जो रेलवे से संबंधित है उसे पूछ सकता है। तो उसी का एक्सटेंशन है हेल्पलाइन नंबर, जो था पहले पूछताछ के लिए उसका एक्सटेंशन है। तो इस पर शिकायतें, अन्य प्रकार के प्रश्न, आप जैसे आपको ट्रेन की यात्रा के दौरान खाना अच्छा नहीं मिला तो उसकी शिकायत भी इस पर दर्ज कराई जा सकती है। तो 139 अब इसका जो एरिया था उसे काफ़ी ब्रॉड कर दिया गया है। जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो रेलवे के, उनका नाम है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे के नए चेयरमैन हैं। पीयूष गोयल हमारे इंडियन रेलवे के मिनिस्टर हैं। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डास्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? डास्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान द्वारा किया जाता है सैन्य अभ्यास। ये 2019 से शुरुआत हुई थी। 2020 में कोविड-19 की वजह से इस अभ्यास को नहीं किया जा सका था, तो ये दूसरा एडिशन है डास्टलिक का। डास्टलिक उज्बेकिस्तान और भारत के बीच का सैन्य अभ्यास है। ये इस वर्ष उत्तराखंड में आयोजित किया गया। और देख लेते हैं कि भारत ने और कौन कौन से युद्ध अभ्यास इस साल अभी तक किए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में एक मल्टीनेशनल
एक्सरसाइज हुई जिसमें यूएस, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, बहरीन और इंडिया ने भाग लिया। इसका नाम था डिजर्ट फ्लैग। तो भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ डास्टलिक डिजर्ट फ्लैग जो कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, कई सारे देशों की एक्सरसाइज थी, जो कि यूएई में हुआ, उसमें भी भारत ने भाग लिया। और इंडिया यूएस का युद्ध अभ्यास, ये अभी तक महत्वपूर्ण 3 एक्सरसाइज है जिसे भारतीय सेना द्वारा किया गया है। और उज्बेकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास रहा जिसका नाम है डास्टलिक। यूएई में मल्टीनेशनल कई देशों का युद्ध अभ्यास था जिसमें हमारे देश भारत ने भी भाग लिया जिसका नाम था डिजर्ट फ्लैग। और युद्ध अभ्यास भारत और यूएस के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, सैनिक एक्सरसाइज है। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है? आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गोल्डन कार्ड बनाने की योजना की शुरुआत की है। देखो क्या है, आयुष्मान भारत का पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये क्या है, एक हेल्थ प्रोटेक्शन इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि स्वास्थ्य बीमा है जो कि सरकार की तरफ से किया जाता है। और इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम रही थी मोदी गवर्नमेंट की, जिसे 28 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से लॉन्च किया था। इसमें 5 लाख का बीमा प्रत्येक परिवार को दिया जाता है प्रत्येक साल। इसमें क्या है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार एक गोल्डन कार्ड बनवा रही है इस योजना के लिए, कि इस योजना का लाभ लेने के लिए एक गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, एक तो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को जागरूक करना चाह रही है कि ऐसी स्कीम चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ लें, उसके लिए गोल्डन कार्ड बनवाया जा रहा है। दूसरे क्या है कि अधिक से अधिक लोगों तक आयुष्मान भारत की पहुँच बन सके। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आयुष्मान भारत के लिए पात्र तो होंगे लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गोल्डन कार्ड बनवा रही है ताकि लोगों के मध्य आयुष्मान भारत योजना को लेकर एक जागरूकता फैलाई जा सके और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ पहुँच सके। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, आयुष्मान भारत योजना के लिए गोल्डन कार्ड बनवाने का अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन है? देखो, ये एक मानद उपाधि जैसी दी जाती है कि मतलब एक सिंबॉलिक उपाधि दे दी जाती है, उसी तरीके से ये सिंबॉलिक कैप्टन बनाए गए हैं। ये हैं अनुराग ठाकुर, हमारे राज्य वित्त मंत्री, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। पूर्णकालिक टर्म का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री रही थी अपने, जब वो प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने वित्त मंत्रालय को खुद अपने पास रखा था, तो उनके साथ पूर्णकालिक टर्म को यूज़ नहीं किया जाता। तो अगर पहली वित्त मंत्री पूछा जाएगा तो इंदिरा गांधी हैं, लेकिन अगर पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछा जाता है महिलाओं में तो ये निर्मला सीतारमण हैं। और राज्य वित्त मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जिन्हें अभी प्रादेशिक सेना में कैप्टन पद से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी हाल ही में बजट पेश किया फरवरी मंथ में। ये कितने का था? ये था 5,50,270.78 करोड़ रुपए का। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया अपने उत्तर प्रदेश का, वो था 5,50,270 करोड़ रुपए, आप याद रखो। और पंजाब सरकार का 1,68,015 करोड़ रुपए। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रावण दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, उस अवसर पर हर्षवर्धन सिंह जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अखिल भारतीय वाक एवं श्रावण संस्थान AIISH द्वारा संचार विकार के लिए 6 नए आउटरीच सेवा सेंटरों का उद्घाटन किया है। AIISH कहाँ पे स्थित है? देखो क्या होता है कि कई बार
जो लोगों को सुनने में परेशानी होती है उससे संबंधित विश्व श्रावण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि सुनने की जो बीमारी, ना सुन पाने की जो बीमारी होती है उसको कई जो मशीनें आती हैं उनके द्वारा ठीक किया जा सकता है। कम सुनाई देना या फिर बिल्कुल ना सुनाई देना, इनको कई सारी ऐसी मशीनें आती हैं जो कान के अंदर ही इनबिल्ट कर उठती हैं, तो उससे आदमी प्रॉपर तरीके से सुन सकता है। उसी से संबंधित विश्व श्रावण दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को आयोजित किया जाता है कि लोगों के मध्य जागरूकता फैलाई जा सके। जिन्हें कम सुनाई दे रहा है उनको गवर्नमेंट फ्री में ये सारी मशीनें प्रोवाइड भी कराती है, तो उन्हीं सब से संबंधित ये विश्व श्रावण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर हमारे देश का संस्थान है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि मैसूर कर्नाटका में स्थित है। तो क्वेश्चन में तो यही था कि AIISH कहाँ स्थित है। AIISH मैसूर कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैसूर कर्नाटका में स्थित है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अब इसने 6 नए आउटरीच सेंटर का खोला है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री और फैमिली वेलफेयर के मंत्री हैं। जो 6 आउटरीच हैं उसमें एक ओडिशा में है, एक बिहार में है और 4 कर्नाटका में है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 6 नए आउटरीच खोले गए हैं AIISH के द्वारा, ये ओडिशा, बिहार और कर्नाटका में है। ओडिशा में एक, बिहार में एक, कर्नाटका में 4 और मैसूर कर्नाटका में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग AIISH स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सा विज्ञान व अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पे किया गया। IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सा विज्ञान व अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये IIT के भीतर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा और ये आम जनों के लिए भी खुला होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। मूव करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2021 में किस देश ने भारत की ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए भारत के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदेगा फिलीपींस। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। भारत ने अपनी नई डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया अगस्त 2020 में। इसके तहत एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक भारत 1,75,000 करोड़ रुपए का डिफेंस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब इन 1,75,000 करोड़ के अंदर 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। इसको फिर से रिपीट करते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 अगस्त 2020 में भारत के द्वारा लॉन्च की गई। इस पॉलिसी के तहत भारत 2025 तक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड 1,75,000 करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग खुद अपने देश में करेगा। अब इसमें से कुछ ऐसे सामान होंगे जिनको भारत दूसरे देशों से मंगाता है, तो उससे क्या होगा कि भारत दूसरे देशों पे उन सामानों के लिए निर्भर नहीं रहेगा जब वो खुद अपना प्रोडक्शन इसका करने लगेगा। तो 1,75,000 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भारत द्वारा खुद की जाएगी डिफेंस सेक्टर में। और इस 1,75,000 करोड़ रुपए में से 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 35,000 करोड़ रुपए हम दूसरे देशों को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों को हम इसको बेचेंगे। तो 35,000 करोड़ रुपए दूसरे देशों के लिए बेचने का लक्ष्य है और 1,75,000 रुपए का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने का है डिफेंस सेक्टर में, नई डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 के भीतर। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये इसी पॉलिसी के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा शुरू किए गए संकल्प के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को अपनाया गया है। बाजरा मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है मिलेट्स की, और इसके लिए 2024 बाजरा की नहीं, एक मिनट
क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि देखो इसका ऑप्शन गलत हो चुका है, इसमें जो टाइपिंग है ना ये गलत हो गई है। एक्चुअली ये 2023 घोषित किया गया है, तो आप कोई सा ऑप्शन कर यहाँ पे 2023 कर लो। 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है 2023 को, और ऐसा भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया है। देख लेते हैं कि 2021 कौन सा ईयर है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। 2021 का जो ईयर है ये है क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल गोल। 2021 ईयर जो घोषित किया गया है वो क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल गोल। 2022 का जो ईयर है वो है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर ईयर, मतलब कि मछली पालन और जो एक्वाकल्चर होता है उससे संबंधित ईयर है 2022 यूनाइटेड नेशन का। और 2014 से लेकर 2024 ये डिकेड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी घोषित किया गया था, यानी 10 साल डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ऐसा इसलिए होता है कि यूनाइटेड नेशन अलग अलग सालों को अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड करता है ताकि लोगों को उस चीज़ के प्रति एक जागरूकता फैल सके और उसके प्रति जो मतलब कि अनअवेयरनेस है, जो कम जागरूकता है वो बढ़ सके। तो इस 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स है, 2021 जो चल रहा है ये क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल गोल है, 2022 फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए ईयर घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वही कन्फ्यूजन हुआ था, इसी वजह से वीडियो को पॉज करके मुझे इसको फिर से देखना पड़ा था क्योंकि मुझे तो 2023 पता था और ऑप्शन में कोई 2023 था नहीं। तो यहाँ पे आप ए को कट कर दो और ऑप्शन ए को 2023 यहाँ पे कर लो, तो 2023 इसका है यूनाइटेड नेशन का ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है। और इस वर्ष का भी याद रखोगे क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल गोल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास डेजर्ट फ्लैग फोर्थ कहाँ पे आयोजित की गई जिसमें पहली बार भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। देखो अभी जब मैं पीछे करा रहा था आपको क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था वो जिसमें उज़्बेकिस्तान के साथ भारत ने किया था अभ्यास, उसी समय मैंने आपको बताया था कि मल्टीनेशनल एक युद्धाभ्यास है जिसमें यूएस, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, बहरीन ने भाग लिया। ये यूएई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में, और डास्टलर जो था वो था उज़्बेकिस्तान के साथ भारत का। उसी क्वेश्चन के दौरान ये आपको बताए थे, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। AIBA का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। पूछा जा रहा है कि द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में कई सारी कमेटियां हैं, कई सारे कमेटियां हैं और इसमें एक कमेटी है चैम्पियंस एंड वेटरन की। चैम्पियंस एंड वेटरन की जो कमेटी है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चैम्पियन एंड वेटरन की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये चैम्पियन एंड वेटरन्स? वेटरन्स मीन्स होता है कि लंबा अनुभव, जैसे कोई सारे खिलाड़ी हैं, कई सारे जो बॉक्सिंग करते थे और अभी वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो उनके लिए एक एसोसिएशन है द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अंदर ही एक कमेटी है जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। ये काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि रिटायर हों, लेकिन काफ़ी समय से ये बॉक्सिंग का खेल खेल रहे होते हैं, तो इन्हीं के लिए ये कमेटी है चैम्पियंस एंड वेटरन्स की कमेटी। उसके अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं मैरी कॉम। और द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड में है और उमर क्रेमलेव इसके प्रेसिडेंट हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मूव अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।